वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में फिर से स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं एसएसटी में ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में जो उसका लास्ट सेगमेंट हमारा बचा हुआ था मृदा संसाधन को, यानी कि सॉइल एज अ रिसोर्स। फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका रिसोर्स से रिलेटेड है। रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स वो होते हैं जो प्रकृति हमें देती है और फिर हम उनको अपने उपयोग में लेते हैं। यानी हर वो प्राकृतिक चीज जो हमारे काम आती है, जो हमारे जीवन को आसान बनाती है, वो रिसोर्स या संसाधन कहलाती है। तो ऐसे ही हमने भूमि संसाधन के रूप में पढ़ा था। भू संसाधन बहुत जरूरी है हमारे लिए। भूमि पर ही तो हम रहते हैं, हमारा सारा जीवन आधारित है उस पर। और उसके साथ ही मृदा भी भूमि का एक उप संसाधन भी कह सकते हैं और एक स्वतंत्र संसाधन भी है। अब मृदा संसाधन कैसे है? सोचिए, अगर मृदा नहीं हो, मृदा पहले तो मृदा कहते किसे हैं? मृदा कहते हैं जो भू प्रपटी होती है, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा जो कठोर नहीं होता, जिसमें फसलें उगाई जाती है, जहां हम रहते हैं, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा जो ऊपरी परपटी जिसको कहते हैं, वो मृदा कहलाती है। ठीक है। मृदा संसाधन क्यों है? सबसे पहले तो वन इस पर है, दूसरा हम खेती करते हैं, रहते हैं, तो मृदा जो है वो जितनी उपजाऊ होगी उतनी हमारे लिए उपयोगी होती जाएगी। इसलिए मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा के निर्माण में दो तत्व जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैव और अजैव पदार्थ, दोनों ही होते हैं। अजैव पदार्थ तो हम समझ सकते हैं कि नदियां जो है वो अपर्दित करके चट्टानों को काट कर जो कण बनाती है, उनको बहा कर लाती है, वो अजैव पदार्थ होते हैं। या फिर हवा के अपर्दन से जो चट्टानें कटती है, जो मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स बनते हैं चट्टानों के, वो होते हैं। तो वो सब अजैव पदार्थों में शामिल होते हैं। और जैव पदार्थ, अपघटनीय जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं, वो भी अंततः मृदा में मिलते जाते हैं और मृदा का ही हिस्सा बनते जाते हैं, जिनको अपन ह्यूमस भी कह सकते हैं। तो इन दो चीजों से मिलकर बनती है मृदा। जैव यानी कि ह्यूमस, ऑर्गेनिक मींस ह्यूमस, और अजैव पदार्थ इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं वो। अब मृदा जो है वो नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखनी है। ये बिल्कुल रिन्यूएबल जो है रिसोर्स है। कैसे है रिन्यूएबल? अगर हम मृदा को अपर्दित होने से रोकें, यानी कि उसकी ऊपरी परत को बहने से रोकें, तो वो वही रहेगी। और हम जानते हैं कि पवनें लगातार चलती है, नदियां लगातार चलती है, तो ऐसे में उन चट्टानों के जो पार्टिकल्स होंगे वो शने शने और मृदा का निर्माण करते जाएंगे। यानी कि मृदा जो है वो नई बनती जाती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये बहुत लंबी है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और इस टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से हम हाथों हाथ इसका निर्माण नहीं कर सकते। और यही वजह है कि हमें मृदा का संरक्षण करना जरूरी है। अब इसी में एक चीज और देखते हैं कि मृदा का जो जमाव होता है हमारी पृथ्वी पर, इसकी जो प्रॉपर्टी बनती है वो किस तरह से बनती है। ये इन लेयर्स के आधार पर, इन जो है परतों के आधार पर समझा जाता है। सबसे नीचे माना जाता है कि अपक्षय रहित आधारी चट्टानें होती है। देखो, नाम थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है जो मौसम का प्रभाव पड़ता है, नदियों का प्रभाव पड़ता है, पवनों का प्रभाव पड़ता है, अपर्दित होती है चट्टानें, वो ना होना, वो अपक्षय कहलाता है। अपक्षय, ठीक है ना। अपक्षय रहित, वो अपक्षय, वो अपर्दन होना चट्टान जो है वो अपक्षय कहलाता है। उससे रहित यानी उस अपक्षय का कोई जो है प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, ऐसी आधारी चट्टानें यानी इनका बेस बना होता है, इनको कहते हैं अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। ये पेरेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुख्य या मूल चट्टानें हैं जो सबसे नीचे बिछी हुई है और आधार का काम करती है। उससे ऊपर की जो परत होती है वो बनी होती है अध्यस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानों से। यानी ये चट्टानें लाखों वर्षों पहले मुख्य मृदा के रूप में थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर परतें जमती चली गई, वो नीचे जाती चली गई, और वो ऐसी चट्टानें बन गई। जैसे हम मानते हैं कि मुख्य या मूल चट्टानें जो है वो आग्नेय चट्टानें हैं, उसके बाद में अवसादी और कायांतरित चट्टानें बनती है। तो वो जो अवसादी और कायांतरित चट्टानें हैं वो इस प्रॉपर्टी में या फिर इस परत में जमा होती है। और ये ऐसा माना जा सकता है कि एजेस अगो, मतलब कि सालों पहले जो है मुख्य जमीन का हिस्सा थी, लेकिन धीरे धीरे परतों की वजह से वो नीचे चली गई।
उससे ऊपर होती है उपमृदा अपक्षयी चट्टानें, यानी ये मुख्य मृदा के ठीक नीचे की परत है जो कुछ ही हजारों साल पहले तक मुख्य मृदा थी, और अब जैसे जैसे ऊपरी परत जमती जाती है वैसे वो नीचे चली जाती है। ये हमारे बहुत काम भी आती है। हम देखते हैं कि जिस तरह से सिल्ट है, सिल्ट बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है जिसको बर्तन बनाने में, क्ले है, इनको बर्तन बनाने में और भी बहुत से कामों में हम लेते हैं, तो फिर ये हमारे बहुत काम भी आती है। इसलिए इसको पेरेंट रॉक नहीं कहा गया। देखिए बाकी की दोनों रॉक्स को पेरेंट रॉक कहा गया है, इनको आधारी चट्टानें कहा गया है, लेकिन ये आधारी चट्टान नहीं है, इसको सब सॉइल भी कहते हैं। ये मृदा है और ये उपमृदा है, ठीक है। और सबसे ऊपरी परत ये ऊपरी मृदा या टॉप सॉइल कहलाती है, जो हम काम में लेते हैं, जहां पौधे उगते हैं और जिसके अंदर ह्यूमस मिला होता है, जो बहुत उपजाऊ होती है और जो हमें सारी पैदावार करके देती है। यहाँ कृषि की जाती है। तो ये होता है मृदा का जमाव। सबसे नीचे अपक्षय रहित आधारी चट्टानें, उसके ऊपर अध्य स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें, उसके ऊपर उपमृदा अपक्षयित चट्टानें, और सबसे ऊपर जो टॉप सॉइल होती है, ऊपरी मृदा, जो हम बालू कह सकते हैं, कभी कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं जलोढ़ होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, वो टॉप सॉइल में आती है। अब है मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की कितनी तरह की मृदाएं जो है भारत में पाई जाती है, कि कहाँ कहाँ उनका निक्षेप है। निक्षेप का मतलब उनका जमाव कहाँ कहाँ है, जिसमें सबसे पहली है जलोढ़ मृदा या एल्यूवियल सॉइल। देखो नाम से पता चल रहा है, जल और ओढ़ी हुई, यानी जल जो है जब बहकर आता है पहाड़ों से तो अपने साथ चट्टानों को अपरदित करते हुए वो कण, वो पार्टिकल्स लेकर आता है, और वो पार्टिकल्स जब वो पानी आपको पता है जब ढलान से बहेगा, इस तरह से पर्वत की ढलान से जब जल बहेगा तो बहुत तेजी से बहेगा, उसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब वो समतल मैदान में आएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ऐसे में वो यहाँ से बहाकर लाए गए जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आगे ले जाने में इतना सक्षम नहीं होगा, और जब सक्षम नहीं होगा तो क्या करेगा, वो जल इसी मैदान में उसको बिछा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ वो नदी के द्वारा लाई गई वो मृदा, वो पार्टिकल्स बिछा दिए जाते हैं, इसलिए इसको जलोढ़ मृदा या एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है। अब एल्यूवियल सॉइल भारत में मुख्यतः कहाँ है, ये है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपों से निर्मित हुई है। डिपॉजिटेड बाय द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। निक्षेप क्या होते हैं, वो लाके बिछा देना निक्षेप करना कहलाता है, उसको वहां पर रख देना किसी चीज को, वो निक्षेप कहलाता है। सिर्फ इन तीन नदियों से ही नहीं है, पूर्व में कावेरी है, महानदी है जो पूर्वी घाट है जो दक्षिण में, वहां पर भी इन नदियों के द्वारा भी निक्षेप हुए हैं और इस वजह से वहां का इलाका भी काफी उपजाऊ है। तो ये है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में एक बात और ध्यान रखनी होती है कि जितना आगे तक जाता जाएगा वहां वो उस मृदा के जो पार्टिकल्स होंगे, वो उसके जो कण होंगे वो महीन होते जाएंगे। वहीं अगर मुहाने पर देखेंगे, जहां से नदी पर्वत से उतर के और मैदान की तरफ बढ़ती है, मुहाने पर बड़े बड़े कंकरों में होते हैं। अगर आप कहीं घूमने गए हो हरिद्वार की तरफ या और ऐसी जगह जहां से नदियां निकलती है, तो आपने देखा होगा कि नदी के किनारे गोल पत्थर पड़े रहते हैं। अगर वो जगह पहाड़ों के करीब है तो वहां गोल पत्थर पड़े रहेंगे, और अगर वो जगह बिल्कुल समतल मैदान में है तो वहां पर जो है मृदा के निक्षेप रहेंगे बड़े बड़े। तो वो इसकी वजह ये है कि पहाड़ों से लाकर सीधे ही यहाँ निक्षेप जो होते हैं वो बड़े बड़े कंकरों के निक्षेप होते हैं। इससे आगे जो जाती है वो बिल्कुल महीन मृदा लेकर जाती है नदी द्वारा। अब जो जलोढ़ मृदा है वो दो तरह की होती है। पुराना जलोढ़ जिसको बांगर कहा जाता है, ठीक है, ये कंकर युक्त होती है। इसको पुराना जलोढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत पहले ये निक्षेप हो चुका है, और ये निक्षेप का कार्य साल दर साल चलता रहता है, हर वक्त चलता रहता है। तो ये जो नया जलोढ़ है, जो ये नई प्रॉपर्टी बनी है इसको खादर कहा जाता है। दोनों में फर्क ये है कि पुराना जलोढ़ जो है वो कई सालों पहले निक्षेपित हो चुका है। अब देखिए अगर नदी बह रही है, ठीक है ना, और वो उसने अपने आसपास ये निक्षेपण किया है, लेकिन पुराना जलोढ़ नदी के दूरी तक निक्षेप है, और ये जो आसपास रहता है ये खादर होता है, या जिसको हम नया जलोढ़ भी कह सकते हैं। तो यहाँ दूर ये जो निक्षेपण हुआ है इसमें कंकड़ युक्त भी हो जाता है और इसको बांगर कहा जाता है, और ये जो नया जलोढ़ जो नदी के आसपास के इलाकों में होता जाता है उसको खादर कहा जाता है। दोनों में फर्क है। द ओल्ड एल्यूवियल इज कॉल्ड बांगर एंड द न्यू एल्यूवियल इज कॉल्ड खादर। अब
बहुत विशेषताएं विशेष मिट्टी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मृदा है। देश में अगर कहा जाए तो कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही मिट्टी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बिल्कुल नई बनी मिट्टी है, साथ में इसमें नमी अच्छी होती है क्योंकि ये नदी द्वारा लाई जाती है। साथ ही साथ नदी जब बहकर आती है तो सिर्फ चट्टानों के जो पार्टिकल्स है वो नहीं लाती, उसके अलावा ह्यूमस भी नदी के अंदर कंटेनिंग होते हैं। तो ये सब चीजें जब बहाकर नदी लाती है और उसको निक्षेप करती है, उसको डिपॉजिट करती है, तो ये बहुत ज्यादा उपजाऊ, बहुत फर्टाइल मृदा बन जाती है। इसके अलावा इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूना, ये जो तत्व हैं ये बहुत आयत में होते हैं और ये कृषि के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये जो जहां भी मृदा बिछाई गई है नदियों द्वारा, वहां गहन कृषि या इंटेंसिव कल्टीवेशन किया जाता है। इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब होता है कि एक साल में 2 या 3 से अधिक फसलें लेना। एक साल में 2 तो फसलें लेते ही है, उसके अलावा तीसरी फसल भी, जायद की फसल भी ले ली जाती है इन क्षेत्रों में जहां पर ये एल्यूवियल सॉइल, ये जो जलोढ़ मृदा बिछाई गई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला वर्गीकरण में पहला स्टेप है जो है जलोढ़ मृदा या एल्यूवियल सॉइल। ये भारत के जो मैदानी इलाके हैं खास करके वहां पर पाई जाती है, जो कि पंजाब हरियाणा से शुरू होकर और आखिर में बिहार तक, पश्चिम बंगाल तक जाती है, जहां नदी जो है डेल्टा बनाती है, उससे पहले तक ये मृदा का विस्तार है। उसके अलावा दक्षिण भारत में भी कावेरी और महानदी नदियों द्वारा इस मृदा का बिछाव किया गया है। जलोढ़ मृदा के बाद अब काली मृदा या ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है। इसको जो है कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त मृदा मानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसी खूबियां होती है जो कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। जैसे सबसे पहली इसकी खूबी होती है नमी धारण करने की इसकी जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी टू होल्डिंग मॉइस्चर जो है इसकी कैपेसिटी, वो बहुत शानदार होती है और ये उस मॉइस्चर को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रख सकती है ये मिट्टी। उससे कपास के जो पौधों के लिए जो भी नमी चाहिए होती है वो प्रॉपर उसको उपलब्ध करवाई जा सकती है। दूसरा, इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने की प्रचुरता होती है। बहुत ही बहुतायत में होता है इस मिट्टी में, जो भी कपास के उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये मिट्टी पाई कहा जाती है। अच्छा, सबसे पहले ये मिट्टी बनती कैसे है? ये मिट्टी, इसको रेगर मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आग्नेय चट्टानें थी, जिनको हम पेरेंट रॉक कहें, जब हमने सॉइल पढ़ा था तो हमने पेरेंट रॉक पढ़ी थी, जो आधारी चट्टानें, उन आधारी चट्टानों से जो मिट्टी बनी है वो है ब्लैक सॉइल। देखिए, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे लावा बहता है, लावा बहकर जम जाता है, जो कि आग्नेय चट्टानों का कारण बनता है। आग्नेय चट्टानों के क्षरण से ये मिट्टी बनती है और इसी वजह से इसका रंग काला होता है। और इसीलिए इसके अंदर जो है वो बहुत से ऐसे मिनरल्स पहले से ही मिले होते हैं, बहुत सी ऐसी खूबियां पहले से ही होती हैं जो कि इसके उपजाऊ पने के लिए जिम्मेदार होती है। इसको रेगर मृदा या रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ये पाई जाती है मुख्यतः दक्कन का पठार, जो कि उत्तरी पश्चिमी दक्कन पठार में है। देखिए, भारत को जब हम देखते हैं तो ये जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, इस भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में ये हिस्सा पूरा पठार है, ये प्लेटेऊ है। ये प्लेटेऊ इस काली मृदा के बनने के लिए जिम्मेदार है और इसी वजह से इस पूरे हिस्से में काली मिट्टी या काली मृदा पाई जाती है। खास करके महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, मालवा जो है मध्य प्रदेश के निचले भागों को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का पठार, गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक, यहाँ पूरे काली मृदा का फैलाव है। काली जो मिट्टी है, ब्लैक सॉइल जो है, वो कपास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आता है और आपसे भी पूछा जा सकता है कि विच सॉइल इज बेस्ट टू प्लांट कॉटन, या फिर कपास की फसल की पैदावार के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल हम कह सकते हैं। ब्लैक सॉइल पाई कहा जाती है मुख्यतः भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, वहां पर काली मिट्टी का मुख्यतः फैलाव है। अब है लाल और पीली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल।
ये जो है मृदा, इसका विस्तार ज्यादातर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के दक्षिणी छोर में है, यानी कि जहां काली मृदा का फैलाव है उसके किनारों पर जो है लाल और पीली मृदा फैली हुई है। ये इसका रंग लाल और पीला इसलिए होता है क्योंकि रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें जो होती है उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा लौह तत्व का उसके अंदर समायोजन होता है और उसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। जो भी क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक जो भी रॉक्स होती है, इन रॉक्स में जितना बहुत ज्यादा जो है आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इस वजह से इन चट्टानों से बनी जो मिट्टी होती है उसका रंग लाल हो जाता है। और जब ये इन चट्टानों से बनी जो मिट्टी होती है ये हाइड्रेट होती है, यानी कि इनमें जल योजन होता है, तो उसका रंग थोड़ा थोड़ा पीला पड़ जाता है, इसलिए इस मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद है लेटेराइट मृदा या लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है वो लेटर शब्द बना है ईंट से, यानी ईंट के रंग की मिट्टी, लाल और पीली से थोड़ा अलग इसका रंग होता है। इसका इस तरह का रंग इसलिए होता है, ऐसी जगह जो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जो जगहें होती है, यानी कि जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, वहां पर शीत ऋतु आती है, शीत ऋतु के तुरंत बाद वर्षा ऋतु आती है, फिर पुनः शीत ऋतु और फिर पुनः वर्षा ऋतु, यानी वहां पर इतनी गर्मी नहीं होती। और इस वजह से होता क्या है कि बारिश बहुत ज्यादा होती है और इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, इसकी वजह से वो पानी जमीन के अंदर तक जाता है। तो ह्यूमस और इन सब चीजों के अंदर जो भी गुण मिले होते हैं वो जमीन में नीचे तक चले जाते हैं और इसी वजह से ये जो प्रक्रिया होती है इसको निक्षालन कहा जाता है, लीचिंग जिसे हम कहते हैं, यानी कि बहुत निचले स्तर तक इन पानी के अंदर जो मिले हुए ह्यूमस और अन्य चीजें होती है उनके गुण नीचे तक, बहुत निचले स्तर तक चले जाते हैं, जिसको निक्षालन कहा जाता है। और इसी वजह से लेटेराइट मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अधिकांशतया सदाबहार वन जो है इसी मिट्टी में पाए जाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट है, पश्चिम बंगाल है और उत्तर पूर्वी राज्य है, यहाँ ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पर चाय की खेती होती है, कॉफी की खेती होती है, कहवे की खेती होती है और साथ ही साथ ये जो सदाबहार वन ज्यादातर है वो इसी मिट्टी में पाए जाते हैं। लास्ट है मरुस्थलीय मृदा या एरिड सॉइल। ये हम सबको पता है कि भारत में पश्चिमी राजस्थान में ही ज्यादा पाई जाती है। इसका भूरा रंग होता है, ब्राउन कलर की ये होती है और ये बहुत रेतीली होती है। इट्स क्वाइट अ सैंडी सॉइल एंड ये बहुत लवणीय भी होती है। इसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा होती है, सलाइन होती है ये। इसी की वजह से अगर इस मिट्टी के जो क्षेत्र हैं इनमें जो झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें ज्यादातर होती है और पश्चिमी राजस्थान में इस मिट्टी का फैलाव ज्यादा है। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरह भारत की मिट्टियों को, सॉइल्स को क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जा सकता है और अलग अलग तरह की मिट्टियां और वो अलग अलग तरह के क्षेत्र कहां पाए जाते हैं। आपके पास अगर इंडिया का मैप हो तो आप एक बार इन क्षेत्रों के हिसाब से उसको देखना जरूर। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जो कि है मृदा अपर्दन और संरक्षण। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन का मतलब होता है ऊपरी परत का हट जाना, है ना, मृदा का कटाव और बहाव, हट अपनी जगह से उखड़ना भी और वहां से हट भी जाना, वो कहलाता है मृदा अपर्दन। द डेन्यूडेशन एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग आउट ऑफ द सॉइल कवर इज कॉल्ड इरोजन। ठीक है, मृदा का अपनी जगह से उखड़ के और हट जाना वो मृदा अपर्दन कहलाता है। अब ये अपर्दन होता क्यों है? इसके कारण सबसे पहले तो जो नेचुरल प्रोसेस होती है, प्राकृतिक क्रियाएं होती है, वो सबसे बड़ा कारण है ही है। हवा चलती है, पानी का बहाव होता है ना, ये सब कारण होते हैं। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाए तो हिमनद होता है, नदियों का बहाव होता है, तो वो सब चीजें मृदा अपर्दन का कारण बनती है। उसके अलावा मानवीय क्रियाएं भी कम नहीं है। वनोन्मूलन, हम इतना डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, हम पेड़ों को अंधाधुंध काट रहे हैं, तो पेड़ों की जड़ें क्या करती है? मृदा को बांध के रखती है। उसकी ऊपरी परत की जो मृदा होती है उसको बांध के रखती है पेड़ों की जड़ें। लेकिन हम जब पेड़ ही काट देते हैं, जड़ी नहीं है, तो फिर वो बांध के कैसे रखेगी? तो डिफोरेस्टेशन सबसे बड़ा कारण है मृदा अपर्दन का। उसके बाद में अति पशुचारण, जो ओवर ग्रेजिंग होती है, जानवरों को घास चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वहां पर लगातार जो जानवर अगर घास चरते हैं तो वो क्या करते हैं कि अगर घास कम हो गई है तो उसके साथ साथ उन जड़ों को भी खींच के निकाल लेते हैं। तो पेड़ों की तरह घास की जड़ें भी जो है मृदा को पकड़ के रखती है। तो अति पशुचारण से भी मृदा अपर्दन होता है।
फिर खनन, जहां माइनिंग होती है वहां साफ है कि बहुत सारी जमीन को उल्टा पलटा जाएगा, इधर से उधर खड्डे खोदे जाएंगे, और तो ये भी मृदा अपरदन का बड़ा कारण है। ये कुछ 4 कारण जो ऐसे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिखते हो पॉइंट वाइज तो प्राकृतिक क्रियाएं तो अपने आप होती है, लेकिन उनसे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि प्रकृति जिस तरह से मृदा को हटाती है तो जमाने का काम भी तो प्रकृति ही करती है। तो प्राकृतिक क्रियाएं तो अपने भाव से वो कार्य करती ही रहती है, लेकिन ये जो 3 कारण है ये मानवीय हैं और इंसानों के द्वारा ये कारण जो है वो बनाए गए हैं, और इसकी वजह से अपरदन बहुत ज्यादा हो रहा है मृदा का। अब जो मृदा का अपरदन होता है वो सबसे पहला होता है उत्खात भूमि के रूप में। जब नदी बहती है तो नदी के बहाव की वजह से या वर्षा जल के बहाव की वजह से ढलान की और नालियों जैसी संरचना बन जाती है, जिसको उत्खात भूमि या बेडलैंड कहा जाता है। फिर है खड्ड या रेवाइन। अब अगर नदी की वजह से, भाई वर्षा की वजह से तो सिर्फ नालियां जैसी बन रही है, लेकिन होता यह है कि अगर नदी बह रही है तो उसकी वजह से उन नालियों का आकार बहुत चौड़ा हो जाता है और बीहड़ भूमि निर्मित हो जाती है, जिसको खड्ड या रेवाइन कहा जाता है। चंबल नदी के क्षेत्र में ये खड्ड या रेवाइन जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। फिर है चादर अपरदन। देखिए, जब पहाड़ से नदी उतरती है तो उतरते समय क्या करेगी, वो यहाँ इस ढलान पर जो भी मृदा है उसको अपने साथ बहा कर ले जाएगी, तो इस तरह से इस पूरी शीट को वो अपने साथ हटा लेती है। इसको चादर अपरदन या शीट इरोजन कहा जाता है। तो ये 3 तरह के मृदा अपरदन है। अब अगर हमें कंजर्वेशन करना है, हमें मृदा को संरक्षित करना है, तो हमें क्या करना होगा? इसके लिए एक उपाय है समोच्च जुताई। समोच्च जुताई का मतलब ये होता है कि देखिए, जब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें बहुत थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है, जो समान ऊंचाई की रेखाएं होती है, वहां पर जुताई की जाए। तो इससे क्या होगा, देखिए जब जुताई इस तरह से की जाती है लाइन वाइज, तो जब पानी बहता है तो वो अपने साथ उस पूरी चीज को बहाकर नहीं ले जा सकता। तो इन समोच्च रेखाओं पर जब जुताई की जाएगी तो उसको पानी बहा नहीं सकेगा, और काफी सारा, ये तो है नहीं कि पानी बहेगा नहीं, पानी तो बहेगा, लेकिन वो अपने साथ उस मृदा को बहाकर नहीं ले जा सकता। ठीक है ना। इसको समोच्च जुताई या काउंटर प्लॉइंग भी कहा जाता है। ये काउंटर प्लॉइंग जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उपयोगी है। फिर है पट्टी कृषि। पट्टी कृषि का अर्थ होता है जब ये क्यारियां बनाई जाती है खेत में, या फिर 2-4 खेत होते हैं आसपास, तो इस तरह से इन क्यारियों के बीच में घास उगा दी जाती है, या जिसको हम दोब कहते हैं, वो उगा दी जाती है। तो वो क्या करती है, उस पूरे क्षेत्र के मृदा को बांध के रखती है, बीच में खेती कर ली जाती है। इसको पट्टी कृषि या स्ट्रिप फार्मिंग कहा जाता है। ये मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा उपयोगी है। फिर है रक्षक मेखला। हमारे राजस्थान के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा हवाएं चलती है और आंधियां चलती है, तो ऐसे में रक्षक मेखला या शेल्टर बेल्ट वाली ये उपाय को अपनाया जाना चाहिए। इसमें खेतों के चारों तरफ, जहां खेत है उसकी मेड़ पर या तो झाड़ियां लगा दी जाती है या पेड़ लगा दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, झाड़ियों और इन पेड़ों की जो जड़ें होती है वो उस मिट्टी को बांध के रखती है, बहने नहीं देती। इसके पूरे मेड़ पर, ये जो पूरा इलाका है इस खेत के चारों तरफ का, वहां पर इसको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जब हम मृदा को कंजर्व कर सकते हैं: समोच्च जुताई या काउंटर प्लॉइंग, पट्टी कृषि या स्ट्रिप फार्मिंग, और रक्षक मेखला या शेल्टर बेल्ट। ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में दिया है कि भारत में पर्यावरण की दशा। इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं बताया कि दशा कैसी है। दशा तो हम समझ गए हैं कि बहुत खराब है, क्योंकि जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है, भूमि का लैंड डिग्रेडेशन बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन इस भूमि निम्नीकरण की दशा में भी भारत में एक जिला है झाबुआ जिला, और एक गांव है सूखो माजरी गांव। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखने हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा उन लोगों ने ध्यान दिया है इस क्षेत्र में भूमि का निम्नीकरण से को रोकने के लिए और मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मृदा संरक्षण के लिए, कि वहां पर 1967 में जो वन घनत्व था, जो हम वृक्ष घनत्व कहते हैं, कि 1 हेक्टेयर के अंदर सिर्फ 13 पेड़ का घनत्व था। मतलब औसतन 1 हेक्टेयर में सिर्फ 13 पेड़ थे। वहीं 1992 में ये घनत्व बढ़कर 1 हेक्टेयर में प्रति हेक्टेयर 1272 पेड़ हो गए हैं। तो सोचिए कि वहां हरियाली कितनी ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस पर ध्यान दिया है।
और इसकी वजह से उनको फायदा बहुत हुआ है, क्योंकि आज की उनकी औसत आमदनी उस क्षेत्र में 10,000 से 15,000 रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो गई है। वो इस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने प्रकृति को संभाला और प्रकृति ने उनको जीवन यापन करने के लिए बहुत सी जो है चीजें दी। तो ये प्रकृति और इंसान का एक ऐसा मेल है जो आपस में जब काम किया जाता है तो एक तरफ से हम प्रकृति को देते हैं तो दूसरी तरफ से प्रकृति हमें प्रदान करती है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत आराम से आपको फिर से समझना है, आपके पास बहुत टाइम है, आप बार बार रिपीट करके वीडियोस देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डाल दें, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। तो पढ़ते रहिए साथ साथ ताकि आपका बेस क्लियर होता रहे। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहिए हमारे साथ आपकी अपनी क्लासेस में। थैंक यू।